गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। कल हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था। इसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ा था, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, और फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर स्टोमेटा ओपन है तो फिर उसमें कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर जाता है, और फिर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी होता है। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स अदर दैन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सिंथेसाइज हुआ फूड को टेक करता है, मतलब लेता है, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिजम्स जो कि ग्रीन प्लांट के अलावा या फिर कोई ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको छोड़कर जितने अदर ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को वन बाय वन। सो लेट अस सी व्हाट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन अ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म secrete digestive juices on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organism. All the decomposers follow the saprophytic nutrition. Some insects like houseflies also follow this mode of nutrition. तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसको सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करना है, वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव जूसेस को अपने माउथ से बाहर वोमिट कर देता है उस ऑर्गेनिज्म पे जिसको वो डाइजेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो यानी क्या कि इस प्रोसेस में, इस सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव जूसेस इज सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म। अपने मुंह से बाहर, अपने माउथ से बाहर वो डाइजेस्टिव एंजाइम को, डाइजेस्टिव जूसेस को वोमिट करके अपने माउथ से बाहर निकाल कर उस ऑर्गेनिज्म पे डाल देता है जिसको वो डाइजेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अब वो डाइजेस्टिव जूस उस ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, बाहर ही। अब वो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, ठीक है। अब वो क्या करता है ना, डाइजेस्टेड जो ऑर्गेनिज्म है उसको अब वापस से अपने माउथ में खा जाता है, इंजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो इन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग क्या करते हैं कि पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब पहले इंटेक फिर डाइजेशन। लेकिन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में उल्टा होता है, पहले डाइजेस्टिव जूसेस को मुंह से बाहर निकाला जाता है, फिर उसका डाइजेशन हो जाता है शरीर के बाहर, फिर उसको इंजेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो द फूड इज डाइजेस्टेड वाइल इट इज टू बी इंजेस्टेड। पहले डाइजेशन होगा शरीर के बाहर, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को वो इंजेस्ट कर जाता है। सो द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द डिकम्पोजर्स फॉलो द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सो जितने भी डिकम्पोजर्स है ना, वो सारे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे क्या कि सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज ऑल्सो फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स हैं ये भी, जैसे हाउस फ्लाइज भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो डाइजेशन का प्रोसेस, पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, और डाइजेशन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। सो डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स फॉलो मोस्टली दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लाइक जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज parasitic mode of nutrition? The organisms which lives inside or outside another organisms and derives food from it is known as parasites, and this mode of nutrition is called parasitic
न्यूट्रिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कसकटा, टीक, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो शरीर के बाहर या फिर शरीर के अंदर रहता है और वहाँ से ही वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स बोलते हैं और वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि कसकटा, कसकटा आपने देखा होगा कि ऐसा ग्रीन कलर का आपको झाड़ टाइप का दिखता है जो कि किसी पेड़ के ऊपर पड़ा रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है ना कि वो झाड़ उसी पेड़ के ऊपर जिस पेड़ के ऊपर वो रह रहा है उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। मतलब वहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है कसकटा के प्लांट में, हिंदी में उसको अमरबेल बोलते हैं। तो कसकटा के प्लांट में कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। एक्चुअली वो होस्ट के बॉडी पे रहता है, मतलब किसी दूसरे प्लांट के बॉडी पे रहता है और वहाँ से ही वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, होस्ट को हार्म पहुंचाता है लेकिन खुद तो बेनिफिट लेता है होस्ट से। जैसे क्या कि आप लाइस का भी एग्जांपल ले सकते हो, वो हमारे बॉडी में लाइस रहता है, हमारे हेयर में, हेड में, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, मतलब ब्लड को सक करता है और उसको तो बड़ी मस्ती है, वो अपने आप को सर्वाइव करता है, लेकिन हमारे पूरे हेड को बहुत वो हार्म पहुँचाता है, ठीक है। सो इसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। सो एमीबा के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज एमीबा। तो एमीबा इज एन यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एनिमल है, मतलब वो सिंगल सेल का है, ठीक है। और वही सिंगल सेल उसके पूरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स लाइक माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। लेकिन एमीबा तो ऑलरेडी एक सिंगल सेल है, लेकिन यही सिंगल सेल पूरे 5 स्टेप को परफॉर्म करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ द फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ द फूड। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है ना कि डाइजेशन पहले हो जाता है फिर फूड को इंजेस्ट किया जाता है, लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले इंजेशन होता है फिर डाइजेशन ऑफ फूड होता है। दस डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए इंजेशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है इंजेशन, जिसमें हम लोग फूड को इंटेक करते हैं। फिर डाइजेशन, फूड को जो हमने इंटेक किया है उसकी फर्दर डाइजेशन होती है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर तोड़ने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज स्मॉल इंटेस्टाइन तक गए होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में। फिर अब ये जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है इसका एसिमिलेशन भी तो होना है, मतलब एसिमिलेशन मतलब क्या, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज़ करना एनर्जी को बनाने के लिए, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। अब जो भी हमने फूड खाया है क्या वो सभी हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाता है? नहीं, हमारे बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े एब्जॉर्ब होते हैं, और जो रेस्ट मटेरियल है जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है उसको हम लोग इजेस्ट कर देते हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉडी वी विल थ्रो इट आउट, ओके, थ्रू द एनस। तो ये सारे स्टेप्स थे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग दिखाना चाहेंगे कि ये एक एमीबा का स्ट्रक्चर है। एमीबा क्या है? इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल का है, ठीक है, और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, और ये ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि इरेगुलर शेप का है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। मतलब सीडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स फिट, मतलब जो इसका इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है वो इलोंगेट हो जाता है, और इलोंगेट हो जाता है कब? जब इसके अंदर कोई फूड आता है तो ये फूड को इंगल्फ करने के लिए इलोंगेट करता है अपने स्ट्रक्चर को, और फूड इसके अंदर ऐसे करके आ जाता है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं जिसको फॉल्स फिट या सीडोपोडिया कहते हैं, ये ऐसे करके इस शेप में इसको अंदर की तरफ लेना चाहता है, तो ये इस तरह से फोल्ड होने लगता है, इसको बोलते हैं इंजेशन, मतलब इनटेक ऑफ फूड। अब ये फूड क्या हुआ?
ये वाला जो फूड है ना वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है एमीबा के बॉडी में। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, और इसके अंदर फूड है, ठीक है। अब ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर फूड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। एक वैक्यूल में मतलब और भी वैक्यूल्स है, उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोसोम है ना वो क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस को अपने अंदर रखता है। वैसे वैक्यूल जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस है एमीबा के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। तो ये लाइसोसोम वाला एक वैक्यूल आकर इस फूड वैक्यूल से क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है, मतलब जुड़ गया। और ये जो लाइसोसोम है ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस को इस फूड वैक्यूल के अंदर डाल दिया, छोड़ दिया। तो ये फूड क्या हो गया ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। अब ये देखो कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है ये फूड, मतलब क्या, फूड का डाइजेशन हो गया। अब ये डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ये फूड शरीर के अंदर जाएगा। जितने भी छोटे छोटे हैं ना फूड के एब्जॉर्ब जो पार्ट हैं वो सारे, डाइजेस्टेड जो पार्ट है वो सारे पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, और रेस्ट जो पार्ट है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो शरीर के बाहर क्या हो जाएगा, मतलब ये हम कैसे देखेंगे, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, मतलब क्या, अमीबा के बॉडी को भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। जो भी फूड इसने एब्जॉर्ब किया है उसका अब एनर्जी को रिलीज करने के लिए यूज़ होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के बाहर से निकलेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो तरह के टर्म्स है यहाँ पे। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, कि फूड को इनटेक करना, अंदर लेना। एक्सोसाइटोसिस मतलब फूड को बाहर निकालना शरीर के। अमीबा के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो फैगोसाइटोसिस होता है, दूसरा एक्सोसाइटोसिस होता है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था डाइजेशन ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब स्टेप्स जो लिखा है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब कुछ लिखा है। लेट अस रीड ऑल ऑफ दिस स्टेप्स वन बाय वन। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले है इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो फूड को लेना जो प्रोसेस होता है, जो कि फूड को माउथ में डालने की प्रोसेस होता है, उसको इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन क्या होता है, कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। सो सिंपल मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी। तो जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स मिला है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है शरीर के द्वारा, ठीक है। सो सिंपल मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन कैन बी ऑब्जर्व बाय द बॉडी, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। डाइजेशन मतलब क्या, कि आफ्टर डाइजेशन द फूड हम लोगों ने खाया उसका फर्दर डाइजेशन हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसका क्या होना चाहिए, शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के पास जाना चाहिए वो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो यही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। 1 मिनट। अब हम लोग देखेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, कि द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब क्या, कि जो भी फूड हम लोगों ने खाया है, अब उस फूड का तो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, मगर अब इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ना, अपने सेल्स के ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। अब क्या होता है, कि जो एनर्जी हमें जितने फूड से मिला उसको हम लोगों ने ले लिया, रिमेनिंग जो फूड है ना वो क्या है, कि उससे ना हमें कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल ही इंजेशन कहलाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। अब देखिए एमीबा के बारे में कुछ लिखा हुआ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम लोग देखेंगे। एमीबा इज एन यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या, कि ये एक सिंगल सेल का एनिमल है जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एमीबा कीप्स ऑन प्रोट्रूडिंग इनटू स्यूडोपोडिया। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है एमीबा के वो ऐसे करके प्रोट्रूड हो जाते हैं स्यूडोपोडिया के फॉर्म में। एमीबा सराउंड्स
अ फूड पार्टिकल विद सीडोपोडिया एंड मेक्स अ फूड वैक्यूल, जो कि ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि एमीबा सीडोपोडिया की तरह फूड के आसपास अपने सीडोपोडिया को ऐसे करके सराउंड कर देता है फूड को, ताकि वो फूड को अंदर लेने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। द फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड एंड फूड पार्टिकल्स एंड वाटर। तो ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर फूड पार्टिकल्स और वाटर आ जाता है। अब पूछोगे मैम वाटर कैसे आया, तो एमीबा जो है ना वो क्या कहाँ रहता है, वाटर बॉडी में रहता है, फ्रेश वाटर बॉडी में। तो जितने भी फ्रेश वाटर है ना उसमें एमीबा रहता है, और वहाँ पर वो फूड अगर आ गया तो वो सीडोपोडिया के द्वारा उस फूड को इंगल्फ कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब पानी भी चला आता है उसके बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये दोनों चीज़ अंदर आ गया है, वो क्या करता है ना कि डाइजेस्टेड एंजाइम्स उस पर सिक्रीट करता है, ठीक है। उसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड वैक्यूल्स में फूड पार्टिकल्स और वाटर होता है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये भी एक वैक्यूल के अंदर है। सो एमीबा के अंदर एक और भी बहुत सारे वैक्यूल्स है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइसोसोम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड फ्यूज कर जाता है फूड वैक्यूल से, और वहीं पे डाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड फाइनली द फूड वैक्यूल मूव्स नियर द सेल मेम्ब्रेन एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट, एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ओके स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का बेसिक देखेंगे, क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि विच हैज़ हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या है डाइजेस्टिव, विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एमीबा का तो बहुत सिंपल सा एक सेल का था एमीबा, और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी सिंपल थे। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स digestive system, right? So the human digestive system is composed of alimentary canal and some accessory glands. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल आता है और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स लाइक ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास आर द एसेसरी ग्लैंड्स विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको थोड़ा देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा ये जो है ना, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। और इस ईसोफेगस से कनेक्टेड है हमारा क्या, स्टोमक, ठीक है। तो ईसोफेगस जो है ना उसका अलग अलग क्या होता है, विथ होता है। तो यहाँ पर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, सॉरी, ये एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होने के बाद इस पार्ट को बोलते हैं ईसोफेगस, फिर यहाँ पे बोलते हैं स्टोमक, ये जो जैसे पेट स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे बहुत क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो आपको ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड, ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो देखने से बहुत ही बड़ा दिख रहा है। तो ये एक्चुअली लेंथ में बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो ल्यूमेन होती है ना वो बहुत पतली होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमेन बहुत मोटी होती है, और ये साइज में मतलब लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इसलिए हम लोग इसको बाहर वाले को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर वाले को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल को आपने देखा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ गया, ये माउथ से स्टार्ट हुआ एलिमेंट्री कैनाल, पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फैला है। मतलब क्या कि ईसोफेगस बना, फिर जे सेप्ट का स्टोमक बना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बना, एंड आफ्टर दैट ये एनस बन गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल।
तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो हमारा जो ग्लैंड है वो माउथ में भी प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि 3 टाइप का है। फिर से देखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। फिर देखते हैं क्या कि ये ग्लैंड एक यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर लीवर बोलते हैं, और ये जो छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और ग्लैंड दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग पैंक्रियाज। ठीक है, फिर स्टोमक के अंदर भी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। राइट, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा एलिमेंट्री ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर हमारा माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया, स्मॉल स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। दूसरा हमारा है क्या कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर आते हैं क्या, स्लाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि माउथ क्या है, माउथ के अंदर क्या स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। सी हियर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं, और माउथ हैज़ टीथ एंड टंग। हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन माउथ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। ठीक है, ये भी माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। टंग जो है ना, उसके अंदर गस्टेटरी रेसिप्टर्स होता है जो कि सेंस टेस्ट को परसीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट को, कहाँ पे आपको कोई टेस्ट मीठा लगेगा, कोई टेस्ट नमकीन लगेगा, कोई बिटर लगेगा, कोई सॉल्टी, कोई सार लगता है। वाई दिस इज सो, बिकॉज ऑफ द रेसिप्टर्स, गस्टेटरी रेसिप्टर्स प्रेजेंट इन द टंग। ओके, और टंग का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड। ठीक है, फूड को टर्न करने में हेल्प करता है टंग, सो द स्लाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड इन इट। इस तरह से टर्न करता रहता है ताकि स्लाइवा इसमें अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है, अब देखेंगे टिथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटे छोटे टुकड़ों में हेल्प करता है कट करने के लिए फूड, ठीक है, पार्टिकल्स को, सो दैट स्वेलोइंग ऑफ फूड बिकम्स ईजियर। और इस तरह से फूड को स्वेलो करना ईजी हो जाता है। अगर आप एक बाइट रोटी का खाओगे ना, तो जब तक आप छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे ना, वो स्वेलो करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा देखते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। द इंसीजर टीथ यूज फॉर कटिंग, इंसीजर जो है ना फ्रंट टीथ को बोलते हैं, और वो बेसिकली कट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैनाइन टीथ का क्या यूज है देखते हैं। ठीक है, कैनाइन टीथ इज यूज फॉर टेयरिंग द फूड एंड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस। तो टेयर करने में, चीरने में। ठीक है, गन्ने का जूस जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो हम लोग टेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनाइन। ठीक है, क्रैक करने के लिए, ठीक है, कोई नट है उसको क्रैक करने के लिए हम लोग कैनाइन टीथ का यूज करते हैं। अब देखो, प्री मोलर आर यूज फॉर कोर्स ग्राइंडिंग, मतलब बहुत महीन महीन ग्राइंडिंग करने के लिए प्री मोलार का यूज करते हैं। मोलार भी यूज करते हैं हम लोग। कोर्स मतलब क्या कि रफली ग्राइंड करने के लिए प्री मोलार, और फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, मोलार। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं माउथ या फिर ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ को जब आप ओपन करोगे ना तो आपको कैविटी जैसा दिखेगा, मतलब अंदर जब आप चेक करोगे अपने माउथ को ओपन करके मिरर में, तो आपको लगेगा कि अंदर में कुछ कैविटी है, होल है। ठीक है, उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी और माउथ। ठीक है, अब ये माउथ में 3 तरह के ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपके ईयर के थोड़े पहले प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल, ये जो है ना आपके इस तरफ ईयर के नीचे जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं, ठंडे के सीजन में है ना आपका गाल सूज जाता है, फूल जाता है,
तो एक्चुअली वो सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड है ना वो सूज जाता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाल जो है ना फूल जाता है, उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ये दोनों तरह के ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होते हैं। अब माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। देखो माउथ का जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फेरिंग्स, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। नोज के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स के नीचे जो है ना वो पाया जाता है क्या, लैरिंग्स, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है लैरिंग्स। एक्चुअली हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों पाइप है ना इस थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी सिर्फ फूड पाइप की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। तो ये माउथ के पीछे वाला पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस के बाद जेसेपेड स्ट्रक्चर जिसको स्टोमक बोलते हैं, और उससे अटैच्ड बहुत सारे क्वाइल सेपेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए चिल्ड्रन, स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ 3 पार्ट दिए गए हैं। ड्यूओडेनम पहला पार्ट है जो कि स्टोमक से अटैच्ड है, फिर जेजुनम, ड्यूओडेनम के जस्ट नीचे जो पार्ट है उसको जेजुनम बोलते हैं, और जेजुनम से भी जस्ट नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम। मतलब क्या कि ओवरऑल हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, दीज आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो फर्दर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, मर्ज हो गया है। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक्चुअली ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये कोई यूज़ का नहीं है। जब भी आप कोई फूड खाते हो ना, उसमें सपोज आपने सीड वगैरह गलती से खा लिया, वाटरमेलन का सीड, तो क्या होता है ना कि डाइजेशन के दौरान वो सीड तो डाइजेस्टेड नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर फिकल मैटर के बाहर चला आता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि वो सीड गलती से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर वो चला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। फिर इतनी पेन होती है ना, और उसके बाद हमेशा वो दिक्कत देता रहता है क्योंकि उसका तो डाइजेशन होता नहीं है, वो इस पार्ट में आकर फंस जाता है। तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसका ऑपरेट करना पड़ता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, राइट। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट होता है सिक्कम, फिर जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोलोन, और तीसरा पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है। तो सिक्कम, कोलोन और रेक्टम ये 3 पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ये जो कोलोन है ना इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिर से कोलोन में ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं असेंडिंग क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्स इस पार्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे पार्ट आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। अब इस कोलोन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको भी बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो बेसिकली 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। सिग्मोइड मतलब ये शेप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। फिर आता है हमारा रेक्टम और उसके बाद एनस। तो ये बेसिकली हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था। इससे अटैच्ड ग्लैंड है जैसे कि लीवर और पैंक्रियाज, ये दोनों ग्लैंड इससे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो माउथ को हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे किसको, लेट अस सी, स्लाइवरी ग्लैंड को देखेंगे। सो स्लाइवा मेक्स द फूड स्लीपरी। स्लाइवा हमारे फूड को स्लीपरी कर देता है, विच मेक इट इजी टू स्वेलो द फूड, और ये हमें इजी हेल्प करता है ताकि हम फूड को इजीली स्वेलो कर सके। स्लाइवा ऑल्सो कंटेन द एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, और ये स्लाइवरी अमाइलेज जो हम लोगों ने स्टार्च खाया है उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। आप सोचोगे मैम व्हाट इज दिस स्टार्च एंड माल्टोज, तो स्टार्च जो है ना वो बड़े चेन ऑफ ग्लूकोज को बोलते हैं, इट्स अ पॉलीसैकेराइड। मतलब क्या कि ग्लूकोज का जो बहुत बड़ा चेन होता है उसको बोलते हैं स्टार्च, और ये स्टार्च जब दो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाते हैं तो वो सिंपल हो जाता है स्टार्च से, मतलब क्या कि माल्टोज बन जाता है वो। सो जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं माल्टोज। जब बहुत सारे ग्लूकोज का लंबा चेन लेते हैं उसको बोलते हैं स्टार्च, और जब वो स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो सिंगल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। तो जब भी हम लोग स्टार्च खाते हैं ना उसका फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज में होता है, लेकिन डाइजेशन ऑफ
स्टार्च सिंस इट स्टार्ट्स इन द माउथ, तो उस समय तो ग्लूकोज में टूटेगा नहीं, तो उस समय वो पहले माल्टोज में टूटता है, ठीक है। तो क्या होता है, माल्टोज में हमारा हमारा स्टार्च टूट गया। सो विच विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, दिस इज टाइलिन, ठीक है, टाइलिन हेल्प करता है। अब देखो माउथ का प्रोसेस देखो, सबसे पहले इनटेक ऑफ होल फूड हम लोग माउथ में करते हैं, फिर टीथ के द्वारा फूड की चीविंग और ग्राइंडिंग की जाती है, फिर टंग के द्वारा रोलिंग ऑफ फूड होता है, प्लस टंग टेस्ट करने में भी हेल्प करता है, प्लस टंग स्वेलो करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, स्वेलो करना, पुशिंग डाउन द फूड को पुश करना, और सेक्रेट स्लाइवा। एक्चुअली ये 3 पार्ट टंग का है, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलोइंग और पुशिंग डाउन द फूड, ये टंग का है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड का काम है सेक्रेट स्लाइवा प्लस म्यूकस, बस म्यूकस और स्लाइवा को सिक्रीट करता है, ठीक है। और क्या होता है ना कि स्टार्च जो हमने खाया है वो स्लाइवरी अमाइलेज में के प्रेजेंस में माल्टोज में टूट जाता है। स्टार्च का माल्टोज में टूटना टेक्स प्लेस इनसाइड द माउथ, ठीक है। अब देखो इसोफेगस का क्या काम है, अब ये फूड हमारे इसोफेगस में आ चुका है, ठीक है। स्लाइवरी टंग ने उसको हेल्प कर दिया है रोल करके अंदर पुश करने में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसोफेगस टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें क्या कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, ठीक है। सो रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसोफेगस का क्या काम है कि टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द वर्क ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है यहाँ पे स्टोमक में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा स्टार्च का डाइजेशन था माउथ में वो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा हो गया, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड इन द माउथ, और स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हुआ, ठीक है। और इसोफेगस में कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ, बस इसोफेगस में फूड को नीचे की तरफ पुश किया गया विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टोमक में क्या होता है। तो स्टोमक इज अ जे शेपेड बैक लाइक ऑर्गन, ठीक है। क्या है ये, जे शेपेड का ऑर्गन है, बैक लाइक ऑर्गन है। हाईली मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प्स इन द चर्निंग ऑफ फूड। अब जैसे क्या कि मिक्सर में ऐसे घूमता रहता है फूड, वैसे ही क्या है ना कि ये जो स्टोमक है ये भी हाईली मस्कुलर है, और ये क्या करता है ना, स्टोमक को हेल्प करता है चर्न करने में फूड को, ठीक है। द वॉल ऑफ द स्टोमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो भी वॉल है ना स्टोमक के, वो 3 तरह के जूसेस सेक्रेट करते हैं, एक तो HCl, दूसरा क्या करते हैं म्यूकस, और तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब 3 तरह के जूसेस वो सेक्रेट करते हैं, कौन, तो वॉल ऑफ द स्टोमक। अब HCl का क्या काम है, HCl एसिड हेल्प किल्स द जर्म्स, ठीक है। जो फूड हम लोगों ने खाया है गलती से उसमें मान लो कोई जर्म्स आ गया, तो वो जर्म्स को किल करने का काम किसका है, HCl का, जो कि स्टोमक के वॉल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और अब क्या इसका दूसरा काम है, मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टोमक एसिडिक। तो ये स्टोमक के अंदर का जो मीडियम है उसको एसिडिक भी बनाता है, और एसिडिक मीडियम का क्या काम है, एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क। तो हमारे जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं जो ऑलरेडी हमारे स्टोमक ने रिलीज कर दिया है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। वो एक्टिवेट कब होगा, जब मीडियम एसिडिक होगा, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो सोया रहेगा वो एंजाइम, लेकिन जैसे ही हमारा जो HCl रिलीज हो गया ना तब वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है। फिर द एंजाइम पेप्सिन सेक्रेटेड बाय द स्टोमक डज द पार्शियल डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन। अब ये जो हमारा पेप्सिन है ना, पेप्सिन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेप्सिन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड बाय द स्टोमक, और ये क्या करता है ना, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो बेसिकली हमारे फूड में, हमारे स्टोमक में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ, हमारे स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। हमारे माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ, हमारे माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हुआ, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, ठीक है। कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेशन हो गया माउथ में, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज स्टोमक में भी पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि स्टोमक 3 तरह का जूस निकालता है, एक तो HCl का काम हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। उसने मीडियम को एसिडिक बनाया, प्लस जितने भी कुछ जर्म्स आ रहे हैं फूड में उसको किल करने का काम करता है। वो जो एंजाइम पेप्सिन है ना
वो क्या होता है ना कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। और म्यूकस जो है ना, म्यूकस जो सेक्रीट किया गया है स्टोमक का, वो जो है ना लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को सेव करता है फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम द HCl। HCl एक एसिड है ना, अगर आप एसिड को बहुत देर तक किसी जगह पे रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाता है वो जगह। तो म्यूकस जो है ना वो उसके हमारे स्टोमक के ऊपर एक लेयर बना देता है ताकि HCl उस स्टोमक के लेयर को अटैक नहीं करे। ठीक है, गॉट इट, सॉरी। तो हम लोग अब देखेंगे स्टमक के फिर से स्ट्रक्चर को, पार्ट को। देखो, स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो सेक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस होते हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या है, वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। HCl का काम है मीडियम को एसिडिक बनाना। म्यूकस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म करना है इसलिए। ठीक है, अब वो थोड़ा देर में ख़त्म हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली लेंथ में तो बहुत लंबा है, लेकिन उसकी ल्यूमेन छोटी होती है। ल्यूमेन मतलब क्या, कि जब आप एक ट्यूब को ऐसे देखोगे ना आँख से, तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा कुछ गोल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन का आप ल्यूमेन देखोगे तो ये इतना बड़ा होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा रहता है, इतना छोटा। ठीक है, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखेंगे लीवर। लीवर क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ये पॉइंट आपको जानना चाहिए चिल्ड्रन, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल जूस। लीवर का काम क्या है, बाइल जूस को मैन्युफैक्चर करना, विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस को बना बनाकर वो गॉल ब्लैडर, जो छोटा सा स्ट्रक्चर देखा था ना आपने, उसमें जाकर वो स्टोर कर देता है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर द बाइल इज रिलीज्ड एज एंड वेन रिक्वायर्ड। और देखो, जब भी हम लोग फूड खाते हैं ना, तो सपोज आज हम लोगों ने बहुत ये खाया, ऑयली फूड खा लिया। अब जैसे ही हम लोगों ने आज ऑयली फूड खा लिया ना, चिप्स खा लिए, फ्रेंच फ्राइज खा लिया, तो क्या हुआ कि हमारे फूड में इतने सारे फैट आ गए। अब उधर से गॉल ब्लैडर देखता रहेगा, ऊपर देखता रहेगा कि अरे फैट आया कि नहीं। जब भी फैट आएगा तो गॉल ब्लैडर फैट बाइल निकाल देता है। अगर नहीं खाए हैं, सपोज आज हम लोगों ने बस जूसेस पिया है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है निकालने की। ठीक है, बाइल निकालने की। तो लीवर का काम है बनाते रहना और गॉल ब्लैडर में स्टोर करते रहना। और गॉल ब्लैडर का काम है कि देखते रहना कि फैट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसोफेगस से अगर आया तो वो रिलीज़ कर देता है, बाइल अगर नहीं आया तो फिर वो रिलीज़ नहीं करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनके गॉल ब्लैडर में ही क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। ठीक है, अब वो स्टोन हो जाता है ना, तो वो गॉल ब्लैडर को क्या करते हैं, ऑपरेट करके हटवा देते हैं। ठीक है, जब वो गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो लीवर क्या करेगा, कोई उसको स्टोर करने वाला है ही नहीं। लीवर अपने बाइल को बनाते जाता है और डायरेक्ट डाले जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मिक्स करते जाता है। ठीक है ना, तो फूड में आप फैट खाओ ना खाओ, आपका बाइल जाता रहेगा, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उतना ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा नहीं, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो वॉचमैन का काम कर रहा था, देखता रह रहा था, वो अब है ही नहीं। तो आप खाओ ना खाओ, फैट आपके लीवर से डायरेक्ट बाइल निकलता रहेगा। ठीक है, इसलिए उन टाइप के लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज़्यादा होता है, और उन्हें क्या कहते हैं कि ज़्यादातर आप ऑयली फूड मत खाइए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैंक्रियाज क्या है। पैंक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टोमक, इट सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, कंटेन्स मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पैंक्रियाज जो है ना, वो स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने देखा है उसको, और इसका क्या काम है, पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करना। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हो। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या क्या है, पैंक्रियाटिक जूस को भी हम लोग देखेंगे। पहले देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी प्रेजेंट है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एमिनो एसिड्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है क्या, विलाई।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों ने देखा। पहले आप यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस को देख लो। पैंक्रियाज में प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस दो तरह के एंजाइम्स को रिलीज करता है, एक तो है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज, ठीक है। तो पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्टोमक से रिलीज हो गया, लीवर के द्वारा बाइल रिलीज हो गया जो फैट को तोड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फैट की डाइजेशन नहीं करता है। और पैंक्रियाज है ना दो तरह के एंजाइम्स को रिलीज करता है, एक ट्रिप्सिन दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है फिर से प्रोटीन जो बचा हुआ प्रोटीन था, क्योंकि ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, प्रोटीन का डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ट्रिप्सिन है ना प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, रिमेनिंग जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है पेप्टोन में। और लाइपेज मतलब लिपिड, तो लाइपेज जो है ना वो लाइपेज मतलब क्या, लिपिड पे एक्ट करने वाला एंजाइम, मतलब फैट पे एक्ट करने वाला एंजाइम। सो लाइपेज जो है ना वो फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में, ठीक है। 3 तरह के जूसेस निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली इंटेस्टाइनल जूसेस जो है ना, इंटेस्टाइनल एंजाइम, इसमें ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन। और इंटेस्टाइनल एंजाइम में है ना एक्चुअली बाइल भी आता है यहाँ पे, ठीक है, लीवर से, यहाँ पे पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस भी आता है। मतलब क्या कि इंटेस्टाइनल जूस है ना कंप्लीट डाइजेशन कर देता है फूड का, जो भी बचा खुचा डाइजेशन है ना, जो कि माउथ में हो गया स्टार्च का डाइजेशन, माल्टोज में प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है स्टोमक में, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। तो उस इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है ना वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन तीनों का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है विलाई, विलाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि अब यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है इंटेस्टाइनल एंजाइम के द्वारा, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और उसी विलाई में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स है ना ब्लड वेसल्स फिंगर विलाई के अंदर स्प्रेड होता है, ताकि जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन भी होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। फूड का एब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट हो जाता है वो क्या होता है ना कि फूड एब्जॉर्ब हो होकर चला जाता है किस में, ब्लड में। क्यों, क्योंकि ब्लड वहाँ पे स्प्रेड है थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम, स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन कहाँ से आता है, लीवर से आता है, जो मैंने आपको डिस्कस किया है बाइल जूस। फिर क्या होता है, पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इमल्सिफिकेशन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ये लीवर जो है ना फैट को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ये लीवर का काम है, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। अब देखो पैंक्रियाटिक जूस ना ट्रिप्सिन रिलीज करेगा जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। और लाइपेज जो है ना वो फैट को डाइजेशन का काम करता है ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब देखो बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस गो टू द ड्यूओडेनम थ्रू द हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट मतलब क्या कि लीवर वाला डक्ट और पैंक्रियाज वाला डक्ट दोनों को मिला के बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस गोज टू द ड्यूओडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में जाता है बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस थ्रू द हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बाइल का काम है ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना फैट का, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आफ्टर दैट द एंजाइम लाइपेज, देखो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और आफ्टर दैट उसके बाद द एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब इसके बाद क्या होता है ना कि जो एंजाइम लाइपेज है ना, लाइपेज, ठीक है, वो लाइपेज कहाँ प्रेजेंट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो लाइपेज है ना जो छोटे छोटे टुकड़ों में फैट टूट गया है ना उसका फर्दर डाइजेस्ट कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ना वो भी हमारा रिलीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। सो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। तो ट्रिप्सिन और
काइमोट्रिप्सिन ये क्या करता है ना कि प्रोटीन को फर्दर डाइजेस्ट करता है एमिनो एसिड। मैंने आपको बार बार बोला है कि प्रोटीन का डाइजेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कुछ डाइजेशन तो हमारा स्टोमक के द्वारा होता है, कुछ रिमेनिंग डाइजेशन है ना पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज किए गए जूसेस के द्वारा होता है, ठीक है, जिसको ट्रिप्सिन बोलते हैं। और कुछ डाइजेशन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन इरेप्सिन रिलीज करता है। सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है प्रोटीन का डाइजेशन, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है ना, जो कि ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुके हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी इरेप्सिन रिलीज किया जाता है, वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ अब सबसे पहले तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, स्टमक में कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया ग्लूकोज में। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ड्यूओडेनम। तो डाइजेशन जो है ना उसका मेजर पार्ट होता है, डाइजेशन का मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन जो है ना ड्यूओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब देखो, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन जेजुनम। जेजुनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जेजुनम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है ना कि द इनर वॉल इन द इलियम, जेजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे इलियम। इलियम क्या होता है ना कि इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इलियम में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई। विलाई का क्या काम है कि इसको विलाई का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। सो मोर ओवर विलाई ऑल्सो रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ इलियम सो दैट द फूड कैन स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन द इट। तो विलाई जो है ना वो, अगर मान लो क्या कि ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें आप बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दोगे तो वो तो उसका ल्यूमेन और छोटा हो जाएगा। अब ये ल्यूमेन छोटा होना भी एक क्या है, ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो मोर ओवर विलाई ऑल्सो रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ द इलियम सो दैट द फूड कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन इट। फूड बहुत समय तक इस जगह पे रहे, इसलिए उसने क्या किया, विलाई ने उसका ल्यूमेन छोटा कर दिया, ठीक है, फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय विलाई। अब डाइजेस्टेड फूड किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, विलाई के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस में, लेंथ में, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी फूड अनडाइजेस्टेड है वो डायरेक्ट थ्रू आउट हो जाता है, चला जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया है, मतलब क्या कि आफ्टर दैट द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस, और यहाँ से एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब excess of water, the rest of the material is removed from the body via anus। यहाँ पे A है ये, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लीजिएगा आप लोग। rest of the material is removed from the body via the anus, ठीक है। तो जो मटेरियल जो है ना वो बॉडी के द्वारा बाहर निकाला जाता है एनस के द्वारा, एंड इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमारा वीडियो लॉन्ग हो गया है क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा देखा है और डाइजेशन इन एमीबा देखा है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखिए, ये एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोगों ने नोट्स बनाया है, ये एक्स्ट्रा कुछ भी पॉइंट नहीं है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एक भी मार्क्स छूटेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।